नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। सबको उम्मीदें थी कि इस बजट में क्या कुछ मिल सकता है, और जब बजट पेश हुआ उसके बाद ये बजट उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। क्योंकि एक तो ये अंतरिम बजट था, चुनाव में जाने वाली है सरकार, उसके बाद फिर से बजट आएगा। लेकिन इस बजट में क्या मिला, कितना उम्मीदों पर यह बजट खरा उतर रहा है, इस बजट के राजनीतिक मायने कैसे समझे जाएं, क्योंकि ठीक सामने चुनाव है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, रविंद्र सिंह जी सीए हैं हमारे साथ, आप मौजूद हैं, अश्विनी राणा जी हैं, आप फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला के हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा रविंद्र सिंह जी, और सवाल वो जो बार बार मेरे मन में भी आ रहा था और मेरे जैसे तमाम लोगों के मन में आ रहा होगा। हम सबकी नज़र तो उसी पर रहती है, आप भी जानते हैं मैं किसकी चर्चा करने वाला हूं। उसमें कोई बदलाव नहीं, कोई आहट नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। कि इंटरिम बजट की वजह से या सरकार इसी मोड में चल रही है? देखिए, मैं मानता हूँ ये जो बजट इस बार पेश किया गया है, इसमें उम्मीद ज़्यादा दिखाई गई है, और अभी जो वास्तविकता है उसको अभी के लिए कुछ समय के लिए कंट्रोल करने के लिए भी कहा गया है। उम्मीद इसलिए ऐसे कि अभी जहाँ भी आने वाले समय में हम कई तरह के डेवलपमेंट्स देखने वाले हैं, कई तरह के नए आयाम भारत में शुरुआत होने वाली है, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा और समायोजित रूप से विकास की एक दृष्टि देखी जा सकती है। तो ये एक उम्मीद का बजट कहा जाएगा। इसीलिए इस बार जो टैक्स स्लैब की हम बात करें, उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो एक आम आदमी के नज़रिए से देखें तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में उसी आम आदमी को ये जो विकास होगा उसके दृष्टिकोण से उसका भी लाभ ज़रूर होगा। चलिए, विकास होगा, उसका लाभ होगा, वो इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। अश्विनी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को? अगर इसको एक नज़र इस पर मारें, और क्योंकि चुनाव के पहले का बजट है, इंटरिम बजट है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें, खास करके मिडिल क्लास के लिए तमाम अलग अलग वर्गों की बात वित्त मंत्री ने की, लेकिन मिल क्या रहा है? नहीं, अगर इंडिविजुअल देखें तो बहुत सारे सेक्टर हैं या बहुत सारा वर्ग है जिसको उसको डायरेक्ट इंडिविजुअली कुछ नहीं मिल रहा। कोई कारण क्या है कि सरकार के पास, वित्त मंत्री के पास स्कोप जो है ना बहुत कम था। उसको 3 महीने के लिए प्रोविज़न करना था अपने खर्चों के लिए। तो उसके अंदर अगर वो ज़्यादा कुछ खर्चे या कोई और स्कीम इंट्रोड्यूस करती हैं तो फंड चाहिए तो फिर डेफिसिट में चला जाता है बजट। एक जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाता है। उसको कंट्रोल में रखा है, और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सरकार रिपीट होती है तो हम इसके आगे और बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर भी बहुत सारा कुछ, मतलब एक जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात की उन्होंने आम आदमी के लिए, लोगों के लिए जो घर वाली बात है, वो वाकई बहुत एक अच्छा कदम है। कारण क्या है कि अगर आप देखो कि आज बिल्डर जो भी हाउस बना रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर बना रहे हैं, वो बड़े बड़े लोगों के लिए बना रहे हैं, 3, 4, 5 भी। लेकिन एक आम जो मिडिल क्लास की बात कर, उसके लिए कोई सोच नहीं रहा था। उसके लिए उन्होंने जो एक टारगेट रखा है कि अगले 5 साल में इतने घर हम बनाएंगे। अब वो एक्चुअल बजट में पता लगेगा कि वो कुल मिला के क्या होगा। लेकिन उससे रियल एस्टेट में अपने आप में ही एक बूम आएगा। वो रियल एस्टेट में आएगा, रोजगार भी मिलेंगे, लोगों को घर मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है उसमें एक सरकार को और काम करना चाहिए अगले बजट में, जब फाइनल बजट आता है। जो पहले सब्सिडी दे रहे थे वो अफोर्डेबल हाउसिंग में, वो भी देंगे तो लोगों को एक और राहत मिलेगी, और उसके अंदर इंटरेस्ट में कुछ, और बैंकों के लिए सबसे बड़ा होगा कि अफोर्डेबल है तो छोटे छोटे लोन जो है लोगों को देने में भी, तो बैंकों को भी एक फाइनेंस करने का अपना एक जो एरिया है वो और मिल जाएगा, और वो अच्छी तरह से उसको कर सकेंगे। ऐसे महिलाओं के लिए भी अगर कहा जाए तो उनके लिए भी वो लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ करने के लिए, यानी जो क्षेत्र में वो कर सकते थे बिना कुछ ज़्यादा पैसा लगाए, तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने एक कुल मिला के सामने रखा है कि हम ये कर रहे हैं। अभी ये योजना है। अब रेलवे है, रेलवे का कॉरिडोर की 3 बात अलग-अलग है। कॉरिडोर। हाँ, तो वो उसके कारण क्या है कि अब लगता है लोगों को कि भाई मेरे को इंडिविजुअल कुछ नहीं है, लेकिन एक कॉरिडोर बनने में कितने लोगों को, पहले कंस्ट्रक्शन होगी उसमें रोजगार मिलेगा, फिर जो काम बढ़ेगा, फिर जो वो कॉरपोरेट्स हैं या इंडस्ट्री है उसको भी तो उस कॉरपोरेट का फायदा होगा। तो मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कंट्री में एक बार डेवलप हो गया तो विकसित होने में कोई कमी नहीं है। तो उस दिशा में ही वो जो 2047 का टारगेट है, उसकी दिशा में ये 3 महीने का एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने पेश किया। ये अहम बात आप कह रहे हैं, तो एक छोटा सा एक ट्रेलर कह सकते हैं इसको, ट्रेलर की तरह। रामकृपाल जी, बड़ा अहम हो जाता है बजट को समझना। चुनावी साल में आमतौर पर उम्मीद होती है एक पॉपुलिस्ट बजट की,
लेकिन इस बजट को अगर राजनीति के जरिए उस तरीके से हम देखने की कोशिश करें, चुनाव से जोड़कर देखने की कोशिश करें, तो कैसे आप इसको बताएंगे? मैं चुनाव के संदर्भ में ही पहली बात कर रहा हूँ। मोदी ने आज जो कदम उठाया है, वैसे तो ये मोदी जी के बारे में पहले से ही है, मोदी जी अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं बात इसकी नहीं है, लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं वो डिफरेंटली करते हैं, इसीलिए हर काम उनका जब कुछ भी होता है तो लोग चौंकते हैं। आज की तारीख में मैं कहूँगा कि मोदी जी ने भारतीय राजनीति के चुनाव लड़ने की जो एक पारंपरिक, बल्कि मैं पारंपरिक नहीं कहूँगा, लेकिन इधर के दिनों में जो एक बन गया था कि चुनाव जीतने के लिए इमीडिएटली कुछ भी कर लो, फ्रीबीज तमाम तरह की, मोदी ने एक पूरी चुनौती दी है भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियों को और पूरे, कि मैं इस बार तीसरी बार ये चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये था कि कुछ लोक लुभावन वही काम करेंगे, क्योंकि अभी तक जिस तरह से रीजनल पार्टीज़, फ्रीबीज और फलाना एक बाढ़ आ गई थी, वहाँ पर मोदी ने अचानक एक ऐसा ब्रेक लिया और कहा कि नहीं, मेरी जो 10 साल की नीतियाँ रही हैं, मेरे काम, मेरी नीति और मेरे काम पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, जिसे हिम्मत है वो इसी तरह से आके लड़े। एक बहुत बड़ा चेंज है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, जहाँ आप देख रहे थे ना कि बड़ी तेज़ी से आज़ादी के बाद से ही एक सॉफ्ट सोशलिज्म था, नो डाउट उसकी ज़रूरत थी, तो कुछ किया जाता था, लेकिन अब आते 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 वो फ्रीबीज ऐसे हो गए थे। कलर, जयललिता ने शुरू किया कलर टेलीविज़न देना, अब आते आते धीरे धीरे फ्री बस, फलाना चीज़, बिजली फ्री, सारा फ्री, सब कुछ फ्री। तो मोदी जी जिसके सामने इतना बड़ा चैलेंज था, इंडिया अलायंस, और जो तीसरी बार, यानी कि यूपीए 2 बार के बाद देखा अपने एंटी इनकम्बेंसी ने किस तरह से उसको जर्जर करके बाहर कर दिया। तीसरी बार जो आदमी लड़ाई लड़ने जा रहा है वो कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं, जो मेरा कंटिन्यूएशन है मेरी पॉलिसीज का, मैं तो लगातार कुछ न कुछ कर रहा हूँ। 22 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है, 23 को 22 की रात को ही मोदी जी लौटते हैं और कहते हैं कि 1 करोड़ घरों पर सोलर लैंप लगेंगे। तो मोदी जी ने आज जो कुछ किया है उसको एक मैसेज दिया है कि मैं नहीं, हम। आपके घर तक सड़क बन गई तब भी आप कहेंगे हमें क्या मिला, मुझे क्या मिला। ये प्रवृत्ति को ख़त्म करने की बात है। हम, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर सड़क आपके यहाँ पहुँच रही है तो आपको भी मिल रहा है, आपके घर तक सड़क पहुँच रही है। देखिए मोदी ने महिलाओं के लिए क्या किया, इज्जत घर से रसोई घर, वो देने के बाद, और चाहे अपर क्लास हो, अपर कास्ट हो या लोअर हो, मिडिल हो, हमारे यहाँ महिलाओं के नाम पर संपत्ति कहाँ होती थी। उस आदमी ने ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉप से नहीं किया, बॉटम से किया। 15 करोड़ लोगों को, अभी सोलापुर में मोदी जी ने कहा था 15 करोड़ लोगों को घर मिले हैं, ये रिकॉर्ड में है। 15 करोड़ में से अगर डेटा एनालिसिस की जाए, मोर देन 60% ये घर महिलाओं के नाम है। जिस छोटे से गरीब तबके में शाम को महिला को कह दिया जाता था भाग जा घर से, निकल जा, आज वो महिला कहती है घर मेरा है, तू निकल जा। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो किया, देयर इज ए कंटिन्यूटी इन द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। वो आदमी लगातार वो काम कर रहा है। इसलिए अब वो जो रिचुअल्स होते थे कि साल में एक बार बजट आता था और लोग सोचते थे सस्ता महंगा, हाँ, वो मकान फलाना, टैक्स फलाना, अब एक तो क्या हुआ है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया, ये कोई सालाना जलसा नहीं रह गया। दूसरा, जैसा हमारे माननीय लोग, ये लोग वित्त के जानकार हैं अपने अपने क्षेत्रों के, इन्होंने सही कहा कि वोट ऑन अकाउंट होता है कि भैया पैसा कहाँ कहाँ से, ये जो 3 महीने का गैप है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, हमारा कितना घाटा है, कितना फ़ायदा है, कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, एक
होता है। फाइनल बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन यही चीज़ बहुत बड़ा चैलेंज है कि मोदी ने कहा कि नो। और आज मैं सुबह से एक किसी चैनल पर था, वहाँ ऑडियंस भी आए हुए थे। जब ये हुआ कि कुछ नहीं मिला, तो जब मैंने ये बात कही कि ये चैलेंज है उस आदमी की हिम्मत की दाद देता हूँ कि इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार जा रहा है और कह रहा है कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ आपको, अपनी अब तक के काम और अपनी नीतियों पर मैं आप जा रहा हूँ। विश्वास नहीं कीजिएगा, लोगों ने इतनी तालियां बजाई। उससे कहा गया, उन्होंने कहा हमें नहीं मिला, बड़ी खुशी है, लेकिन एक आदमी ऐसे जो भारत में हर राज्य में ये हो गया था फ्रीबीज, कितना दोगे? हाँ, मैं इतना दूंगा। बिजली ले लो, वहाँ ये ले लो, पर वो ले लो, इस तमाम आदमी ने ब्रेक लगाया है कि नथिंग डूइंग। राज्यों का इलेक्शन तो छोटा इलेक्शन होता है, राष्ट्रीय इलेक्शन मैं लड़ने जा रहा हूँ और जो देना होगा वो चुनाव के बाद दूंगा। मतलब जो भी आएगा फुल बजट में। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज मोदी ने एक फेंका है राजनीतिक पैटर्न के लिए। ये एक अहम बात कह रहे हैं आप। अश्विनी जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट की खूब बात हुई, और जिन फ्रीबीज की जब चर्चा होती है उस पर पहले भी तमाम एक्सपर्ट से हमने बात की। उनका कहना है कि बोझ तो सरकार पर ही पड़ता है, घूम फिर कर टैक्स पेयर्स पर ही पड़ता है। और इस बार सरकार ने यह भी तय किया है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में वो कर्ज भी कम लेंगे। अभी जो लक्ष्य रखा गया है, चुनाव के बाद क्या होगा, क्या बदलाव होगा उस बजट में, वो एक अलग बात होगी। इसके पीछे की सोच क्या है? कर्ज कम लेंगे जो हम विदेशों से कर्ज लेते हैं, हाँ। वर्ल्ड बैंक से, IMF से लेते हैं। क्या है कि देखिए, पैसा आपको जो फंड चाहिए बजट एलोकेशन के लिए, भाई अगर आपका जनरेशन जो है, टैक्स जनरेशन अच्छा हो रहा है, तो आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में जो कलेक्शन है बढ़ा है। आप अगर ITR की बात करें, डबल से ज़्यादा हो गई है। GST बढ़ गया, GST और बढ़ेगा। और सरकार का ये जो न्यू रिज़म और ओल्ड रिज़म लाने का पर्पज़ था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। और मुझे लगता है कि जुलाई में भी वो कुछ और भी रिफॉर्म्स की तरह ला सकते हैं। कि मेरा तो मानना है कि भाई आप टैक्स थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो टैक्स देने वाले, थोड़ा थोड़ा, ताकि उनका कंट्रीब्यूशन हो जाए, तो एक बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो लोन लेने की जरूरत नहीं, अब लोन नहीं लेंगे। और फिर जो बाकी भी उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बाकी विदेशों के साथ अभी डील कर रहे हैं कि 1 to 1 लोकल करेंसी के अंदर बिजनेस होगा, तो ये सारी चीज़ें उसका असर जो है पूरी देश की इकोनॉमी को पड़ेगा। और फॉरेन रिजर्व हमारे बड़े, मतलब हम अच्छी स्थिति में हैं। और एजेंसियां जो वर्ल्ड की फाइनेंशियल एजेंसियां वो भी कह रही हैं कि हालांकि इस साल जो है या अगले साल ग्लोबल रिसेशन की बात करते हैं, लेकिन भारत की इकॉनमी बढ़ेगी। तो उसके पीछे यही है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो फ्री बीज वाली नहीं। अभी भी देखिए उन्होंने जो सोलर उसके लिए बात की है, 300 यूनिट फ्री देंगे। हाँ। किसको? जो ऊपर लगाएंगे। और बाकी जो जनरेट करोगे आप, वो कंपनी को जाएगा, वापस जाएगा। बेच सकते हैं। और उसमें भी इतने 18,000 या 15,000 का बेचेंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। तो मतलब आप फ्री भी दे रहे हैं, लेकिन उसको कमाने के लिए, मतलब फ्री भी कमा के मिलेगा। ये नहीं कि भाई, और फ्री भी लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरे को मान लो फ्री बी में कुछ भी सरकार स्टेट ने दिया तो उसका बस सरकार की क्या, पर बाकी पैसा तो वही है ना, फंड। वो उसकी जो भरपाई है, जो कमी है, वो दूसरे सेक्टर को उसका नुकसान होगा। तो इसलिए जनरेट हो इनकम और वो डिस्ट्रीब्यूट हो, केक बड़ा हो जाए और सबको मिले, उसके ऊपर सरकार की मुझे लगता है सोच है। नहीं, उस पर तो फोकस है, लेकिन एक बात मुझे आप बताइए रविंद्र जी, महंगाई जिससे हम सब जूझ रहे हैं और बार बार महंगाई को लेकर बात होती रहती है, इस बजट में कोई ऐसा कदम दिख रहा है जो आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने में शायद उससे कुछ हमें राहत दिला पाए? महंगाई, क्योंकि हर वर्ग, वो चाहे BPL के लोग हों, उसके ऊपर के लोग हों, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सबके मुँह पर महंगाई एक शब्द है आजकल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि महंगाई इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। लेकिन महंगाई के साथ साथ अगर हम देखें तो जब आप किसी डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो कई बार जेब पे असर पड़ता है। जब आप कोई घर बनाते हैं तो उस घर बनाने में आपका जेब का सारा पैसा लग जाता है और उस समय बहुत क्राइसिस आ जाते हैं फैमिली के ऊपर कि भाई अभी सारा ध्यान हमें एक घर को बनाने में लगाना है। लेकिन जब वो घर बन जाता है उसके बाद वही परिवार एक समृद्ध परिवार के रूप में निकल के आता है।
वही परिवार की सोच में फ़र्क आता है, वही परिवार के अंदर कई तरह के नए काम शुरू हो जाते हैं, कई तरह की सोच डेवलप हो जाती है। तो ये जो काम है शायद मुझे लगता है कि भारत सरकार में इस समय पूरे देश में फैलाने की एक बात जो रखी गई है। अंतरिम बजट है, अभी इसमें ज़्यादा हमने उम्मीद कम रखी थी, लेकिन फिर भी जो बात उन्होंने हिंट दी गई, इस बात की हिंट ज़रूर दी है कि अगर हम आज अपना सक्षम बनाने में, मेहनत करने में उसको सफल करेंगे आगे अपने समय को, तो आगे वाले समय में यही जो हमारा जो ये महंगाई का दृष्टिकोण है ये भी कम होगा। धीरे धीरे हम लोग ज़्यादा एम्पावर्ड होंगे, हमारे पास पैसा की पावर ज़्यादा होगी, तो शायद वो महंगाई भी धीरे धीरे कम लगती नज़र आएगी। जब आपके पास इनकम ज़्यादा होगी तो आपके पास उसको एक्सपेंडिचर करने में भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो मेरा मानना ये है कि थोड़ा समय हमें अभी देखना चाहिए। आज जो ये बजट आया है इसने बहुत सी उम्मीदें लोगों के सामने रखी हैं, और वो उम्मीदों के साथ साथ डायरेक्शन भी दी है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके ऊपर बहुत इन्होंने ध्यान दिया है कि नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें पावर जनरेट करनी है, कुछ ऊर्जा जनरेट करनी है, कुछ ना नए आप रिसोर्सेज को मल्टीपल यूटिलाइज करना है, ताकि वो रिसोर्सेज से ही हम अपने जनरेशन, अपना कई तरह का हमारा पावर जनरेट कर पाएँ, उसके अलावा हम अपने रोज़गार के अवसर जनरेट कर पाएँ। तो ये जो मोदी सरकार की जो सोच रही है, मुझे लगता है ये काफ़ी वेलकम सोच है। इस सोच से ना केवल अभी जो हम सिनेरियो देख पा रहे हैं उसमें चेंज आएगा, बल्कि जो महंगाई का जो आपने मुद्दा उठाया ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। किस रूप में? आपकी और हमारी इनकम में वृद्धि होने के रूप में। नहीं, ये सवाल है, आपने जो बात कही इससे मैं अगला सवाल आपको लूँगा, लेकिन सर एक सवाल है आपके लिए मेरे पास। मोदी स्टीरियोटाइप तोड़ने के लिए तो जाने जाते रहे हैं, जिस तरीके से आपने खुद भी कहा था, लेकिन ये जो कदम है कितनी बड़ी चुनौती होने वाला है चुनाव में, क्योंकि बाकी दल तो अपने अपने हिसाब से जाएंगे, अपने अपने एजेंडा, अपने अपने स्टाइल शीट के हिसाब से जाएंगे। देखिए उस आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने क्या कहा है। कल जब संसद में जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अभी इंटरिम बजट है और मैं जुलाई में पूरा बजट लेके आऊँगा। हाँ, कॉन्फिडेंस देखिए उस आदमी का। और मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की चुनौती कि यानी आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उस परंपरा को जारी रखना तो छोड़ दीजिए कि लॉलीपॉप दीजिए, कुछ कीजिए, कुछ महिलाओं को, कुछ फलाना को, कुछ इनकम टैक्स में छूट दी, जैसे होता है हाउसिंग लोन में, इनकम टैक्स में, जैसा कि आपने कहा यही सब देखा जाता था कि भैया मकान बनाने में कुछ वो छूट मिल गई हो, कुछ जो है वो इनकम टैक्स में हो गया हो, रेलगाड़ियाँ नहीं चल जाती जब पहले रेल बजट होता था, कहीं कुछ नहीं दे करके वो आदमी, उस आदमी के कॉन्फिडेंस को देखिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो हम जिस नीति पर चल रहे हैं, जनता, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पैसा है हमारे पास वो जनता के लिए ही है, और जनता को ये भरोसा होना चाहिए कि जो भी मोदी के पास है वो हमारे लिए ही खर्च होगा, हमारे फायदे के लिए होगा। तो ये जो सेक्शनल चीज़ होती थी ना कि फलाना सेक्शन को कर दिया, ढकाना सेक्शन को कर दिया, तो लेकिन यही तो चुनौती है ना सर, क्योंकि अलग अलग वर्गों की बात करें वो ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली जब आदमी सोचता है तो ये सोचता है कि नहीं, मुझे क्या मिला? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं ये सोच कर, मैंने जैसे आज कहा ना कि जितने बैठे हुए थे सब आज सब यूथ थे और सबको ये लग रहा था, लेकिन जब ये बात आई, डिस्कशन हुआ कि भाई किसी को कुछ नहीं मिला, जब ये बात उनकी समझ में आया कि मोदी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कह रहे हैं भैया हम आज की तारीख में कुछ नहीं देंगे, जो देना होगा जुलाई में देंगे, तो उस आदमी के कॉन्फिडेंस पर लोगों ने इतना उत्साह मचाया कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनौती है जो फ्रीबीज के सहारे चुनाव जीतने का, जो एक गलत कल्चर शुरू हो गया था, उसको रोकने के लिए मोदी ने एक बहुत बड़ा कहिए कि आप जोखिम लिया है। किसान जैसे कह रहे हैं किसानों को किसान निधि में बढ़ोतरी नहीं हुई, आप ये तय जानिए कि आज हर किसान के घर के दरवाजे तक सड़क जा रही है प्रधानमंत्री योजना से। आप एक्सेसिबिलिटी आपकी हो गई मंडी तक जाने की। तो एक जो इनडायरेक्ट फ़ायदा होता था जिसको पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल कल्चर में उसको कभी दबा देते थे, अरे मुझे क्या मिला, उस कल्चर को मोदी बदल रहे हैं कि भाई मैं तो अपनी पॉकेट में ले नहीं जा रहा हूँ, मेरे पास पॉकेट नहीं कोशिश कर रहे हैं सर, बात आप कह रहे हैं, लेकिन जब किसान नेताओं से बात करो तो वो एमएसपी पर आकर टिक जाते हैं, वो किसान कानूनों की बात बस एक बात और मैं कहूँगा, इस देश में सच्चाई जानिए 90% यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है वो लेस देन 2 एकड़ से कम के लोग हैं। हाँ।
आप सोचिए, आप पूछिए ये जितने हैं इनमें से जो बात बड़ी करने वाले हैं उनकी लैंड होल्डिंग क्या है। ये जो आप बहुत एक छोटा सा तबका जो किसानों का है ना, जो किसानी नहीं करते, किसानों की राजनीति करते हैं। आप यही देखिए ना, इतने दिन तक किसान आंदोलन हुआ था और लगता था कि वेस्टर्न यूपी में तो बिल्कुल बीजेपी साफ हो जाएगी, कैसे आई। मोदी ने हमेशा कहा है कि मैं उन 90% लोगों का मुझे ध्यान है जो बेचारे आधे बीघे 1 बीघे की खेती करते हैं। दे आर बेसिकली द लैंडलेस पीजेंट्री। तो आप उनकी बात कीजिए। ये जो लोग बड़े बड़े, देखिए अगर आप कहीं पूछने जाइएगा सबको तकलीफ है। हाँ, ईश्वर को छोड़ करके अगर धरती पर किसी इंसान से आप जाइए, सबको कुछ ना कुछ सबको तकलीफ है, तो वो छोड़ दीजिए। समीर चौगाकर जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है समीर जी आपका। कैसे देख रहे हैं बजट? आप थोड़ा लेट से हमारे साथ शामिल हुए, चर्चा तो हमारी लगातार जारी है, लेकिन इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीति के लिहाज से क्या एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है, जैसा रामकृपाल सर कह रहे हैं वैसे ही, या कुछ और भी आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, जैसे कहा जा रहा था कि ये जो अंतरिम बजट आने वाला है ये राजनीतिक रूप से प्रभावित होगा, राजनीतिक बजट होगा, क्योंकि 90 दिन के अंदर सरकार को लोकसभा चुनाव में जाना है। तो सरकार इस अंतरिम बजट का अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती, जो विपक्ष कह रहा था। मुझे लग रहा है ये राजनीतिक बजट नहीं रहा। यह बजट प्रधानमंत्री मोदी, निर्मला सीतारमण जो बजट लेकर आई है, यह जो प्रधानमंत्री मोदी का 2047 का विकसित भारत का जो विजन है, मुझे लग रहा है उसी को देखते हुए लिया गया है और उसकी निरंतरता को बताता है। इस बजट से एक बात मुझे और समझ में आई कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास बताता है कि 2024 में जब सरकार उनकी आएगी तो पूर्णकालीन बजट वही सरकार लेके आने वाली है। इस बजट में उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने बताया इस बजट के अंदर कि जो ज्ञान की वो बात करते हैं, GYN की, जो जी से उन्होंने जो कहा था कि गरीब है, Y से युवा है, A से अन्नदाता है और N से जो नारी शक्ति है, इसका उसमें जो 4 जिक्र किया था, चारों के लिए बजट में कुछ ना कुछ रहा। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगती है कि इसके अंदर उन्होंने जो घोषणा की है कि 1 करोड़ घरों पर 300 यूनिट बिजली जो है, सोलर बिजली फ्री दी जाएगी। वो एक बड़ी घोषणा है जो मध्यम वर्गीय, मुझे लगता है गरीब लोगों के हिसाब से उस घोषणा को लेकर आए। इसके अलावा 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए गए जो खनिज ऊर्जा और उसके लिए बनाए जाएंगे, वो भी एक बड़ी घोषणा है। इसके अंदर 55 लाख मछुआरों को नई नौकरियां दी जाएगी, ये भी एक लगता बड़ी घोषणा है। 7 लाख के इनकम टैक्स पर कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा इनकम पर, ये भी एक बड़ी घोषणा लगती है। इसके अलावा 10 साल पुराने जो 10,000 मामले होंगे इनकम टैक्स के विवादों के मामले, वो निपटा दिए, वो राइट ऑफ कर दिए गए हैं, मुझे लगता है। इसके अलावा एक बड़ी ये बात ये भी जिक्र किया है सरकार ने कि $560 अरब का पिछले 10 सालों के अंदर FDI आया है। तो मुझे लगता है कि बजट एक 2047 को लेकर जो विज़न है प्रधानमंत्री मोदी का, और सबका साथ सबका विकास को लेकर जो प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, और सभी वर्गों को लेके, मतलब कि गांवों का उन्होंने फोकस करा, युवाओं को किया, महिला को किया। लेकिन समीर जी, विपक्ष तो इस पर सवाल कर रहा है ना कि किसानों के लिए कोई घोषणाएं नहीं, आपने वही घोषणाएं जो पुरानी थी वो बता दी। 2-4 DAP VAP की बात अगर करने तो उसके अलावा आगे उनके लिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन आपने कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 22% कर दिया। विपक्ष तो अभी भी आप पर आरोप वही लगा रहा है। देखिए, बजट नहीं है ये पूर्णकालीन बजट नहीं है। अभी सरकार के पास अगला बजट आने वाला है। ये तो सिर्फ सरकार ने अभी चुनाव के पहले लेके आना था सरकार को, तो इसलिए सरकार ने ये अंतरिम बजट लेके आई है। सरकार जो सारी घोषणाएं जो करेंगी, जो सरकार को जो करना है, वो अगले पूर्णकालीन बजट के अंदर करने वाली है। अगर विपक्ष का कहना है कि किसानों के लिए नहीं किया, अगर आज सरकार विपक्ष की बात को अगर नहीं मानता और सरकार अगर ये कह देता कि भाई किसान सम्मान निधि को हम 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर रहे हैं, तो यह विपक्ष आरोप लगाता कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने किसान सम्मान निधि को बढ़ा दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी विपक्ष को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। 3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार आएगी, पूर्णकालीन बजट लेकर आएगी। उस वो बजट को देखें। मुझे लग रहा है जिस तरीके से यह बजट आया है, आने वाला बजट भी उससे बेहतर होगा और इसमें सभी पक्षों का ध्यान रखेगा। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल हूँ, लेकिन एक नागरिक के रूप में मुझे समझ में आता है यह बहुत संतुलित बजट है, अंतरिम बजट है, बहुत अच्छा बजट है। और 2047 को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी का विजन है विकसित भारत को, उसको गति देने वाला ये अंतरिम बजट है। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रविंदर जी, जॉब जनरेशन एक बड़ा इशू है। जॉब जनरेशन को लेकर लगातार बात भी होती रहती है। इस बजट में अब ये तो नहीं कह सकते कि 3 महीने के बाद ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये एक ट्रेलर है, इसकी बड़ी पिक्चर हमें आगे दिखाई देगी। PM मोदी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि उनकी पार्टी बजट पेश करेगी, अच्छी बात है, कोई भी आता है। इसमें वो चीज़ें दिख रही हैं हमें जॉब जनरेशन के लिहाज से, क्योंकि सबकी नज़र इस पर है और वो पॉलिटिक्स भी इस पर खूब होती है रोज़गार को लेकर। लेकिन मैं टेक्निकली समझना चाहता हूँ। देखिए, जब कई तरह के डेवलपमेंट की बात की गई है ना, उसमें रोजगार स्वतः ही शामिल है। रोजगार की कई तरह की स्कीम्स भी इस बार इन्होंने अपने बजट में डालने की कोशिश की है कि हम लोग बजट के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि रोजगार स्वतः
क्रिएट भी किया जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा भी, और साथ साथ में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इसी क्षेत्र के लिए किया जा रहा है जिसमें कि लोगों को, जैसे कि मछुआरों की बात करी, मछुआरों के लिए रोजगार की बात करी, फिर उसके बाद जो यंग जनरेशन है, युवा की बात करते हैं, युवा के लिए कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। अब आप समझिए कि जब आप इतने बड़े लेवल पे कोई डेवलपमेंट करते हैं तो वो किसके लिए होता है? वो सिर्फ रोज़गार की अवसर प्रदान करने के लिए ही होता है। अभी कई तरह के कॉरिडोर बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रही है, ये सब किस लिए बन रही है? ये सब रोज़गार के लिए बन रही है। तो रोज़गार का हम कहीं मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठाया गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो किसानों के ऊपर बात करी ना, कि किसान के ऊपर कोई हमने विचार नहीं किया है। आप ये समझे कि इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 स्तंभ के ऊपर बात की गई है, और सबसे बड़ा स्तंभ उसमें किसान भी है, दूसरा स्तंभ इसमें युवा भी है। तो अगर युवा के लिए रोज़गार उसकी सबसे बड़ी समस्या है, उसको टेक्नोलॉजी से अवगत कराया जाए, उसको रोज़गार, नए रोज़गार के अवसर प्रदान किए जाएं, तो अपने आप रोज़गार बढ़ता है। किसान के ऊपर बात है, तो किसान आज आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखें तो वहाँ पे डेवलपमेंट आपको दिखेगा। रोड तक अगर बात करें तो किसान के घर तक भी रोड आज की डेट में डेवलप्ड है। किसानों के घरों में आज की डेट में घर के आसपास लोग बाग सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, जो ये वही सारा तो सर भी कह रहे हैं, लेकिन वो सोच हम अभी कहाँ डेवलप कर पाए हैं कि सड़क अगर मेरे घर आ रही है अब मैं उसी चीज़ पे आगे आ रहा हूँ। ज्यादातर लोग वही जानना चाहते हैं कि जब टैक्स में क्या छूट जब मिला, ये इतना- क्या हुआ, वो क्या हुआ। बिल्कुल, जब आप इतना सब कुछ देखते हैं ना, तो साथ साथ ये भी देखेंगे कि जब वही किसान अपना जब खेती को प्रोड्यूस करता है, उसको लाने ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, उसकी वहाँ पे कॉस्ट बचती है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, आज की डेट में जो सरकार जितने भी घोषणाएं कर रही है वो नॉर्मली टैक्स के रूप में करती है। टैक्स हमारे को इनडायरेक्ट टैक्सेशन से मिल रहा है या डायरेक्ट टैक्सेशन। इस बार क्या हुआ है, जीएसटी का सबसे बड़ा कलेक्शन आया 1,75,00,000 रुपए का, जो कलेक्शन है, इतना जो 1.75 जो इतना बड़ा वो आया है कलेक्शन, ये जीएसटी से आया है। अब इस जीएसटी में किसान का रोल आप समझिए कितना है। किसान का रोल इनडायरेक्टली हो सकता है, डायरेक्टली, लेकिन फिर भी किसान के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे अगर इस तरह से, तो ऐसा नहीं है। किसान के लिए पहले सोचा गया है, क्योंकि मेन जो 4 स्तंभ बताए गए हैं, ये सारा डेवलपमेंट इन चारों की दिशाओं में होना है। महिलाओं को उसमें फ़ायदा होगा, गरीब को उसमें फ़ायदा होगा, युवा को फ़ायदा होगा, साथ में किसान को फ़ायदा होगा। तो नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं किसानों की, लेकिन अगर आप किसान नेताओं से बात कीजिए तो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया आती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। खैर, इस पर हम और बात करेंगे। अश्विनी जी, मुझे एक बात बताइए, बड़ा अहम है इस चीज़ को समझना। हेल्थ सेक्टर को लेकर लोगों की नज़र लगी थी कि आयुष्मान योजना जो है उसमें मिडिल क्लास को भी शामिल किया जा सकता है, ऐसे लोगों को भी जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, हो सकता है उसमें कुछ कैटेगराइज कर दें, वो हुआ नहीं। हाँ, लेकिन आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स जो है उनको ज़रूर इसमें शामिल कर लिया गया। हेल्थ सेक्टर पर उतनी ज़्यादा प्रमुखता से इस बार बात होती हुई दिखी, कुछ इस तरह की बातें समझ में आई आप लोगों को? नहीं, वाकई हेल्थ सेक्टर को, जैसे रविंदर जी भी कह रहे थे कि 4 एरियाज़ को फोकस किया गया, तो हेल्थ को उस ढंग से नहीं किया गया, और वो मुझे लगता है अगले बजट में डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो है ना हमारे कंट्री के लिए बहुत ही एक आज की समय में ज़रूरत है। उसमें बहुत सारा जो लोग हैं ऐसे हैं, मान लो मैं ही हूँ, बहुत सीनियर सिटीजन अगर कहें, जिनको कि कहीं कोई इंश्योरेंस या उनको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, सीजीएचएस नहीं है, तो वो लोग बहुत परेशान हैं, और वाकई इसी एज में उनको ज़रूरत होती है। तो उन लोगों को भी आयुष्मान में आप शामिल करें, या कुछ उनसे पेमेंट लेके आयुष्मान में, ये नहीं वो कहते हैं कि हमें आप फ्री में आयुष्मान दे दीजिए, लेकिन उनके लिए कोई सस्ती जो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन है ना हेल्थ का, इसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उनके ऊपर जो शिकंजा लगाने की ज़रूरत है कि ये कॉर्पोरेट करके जो हेल्थ सेक्टर को पूरे वो सिर्फ कमाने में लगे हुए हैं, और पूरा जो आदमी है वो निचड़ जाता है, उसको वो पूरा खींच लेते हैं। तो उसके अंदर ये जो डॉक्टर्स फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि इस समय हेल्थ के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और सरकार की उसके ऊपर पकड़ जरूरी है। ये जो लूट खसोट कॉर्पोरेट ने मतलब कर रखी है, कोई भी उठता है वो हॉस्पिटल बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि वो कमाई है। तो वो उसके बारे में मुझे लगता है कि सरकार को कोई इस प्रकार की जो इंश्योरेंस की स्कीम हो, पॉलिसी हो, या हेल्थ की पॉलिसी हो, ताकि हर आदमी को वो मिले। कोई पेमेंट करके किसी को, ये जरूरी नहीं कि आप सबको फ्री दीजिए, जो नहीं दे सकता आप उसको आयुष्मान में दे दो, लेकिन जो पे कर सकता है उसको एक रीजनेबल उससे प्रीमियम लेकर आप उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। समीर जी, जिस तरीके से इस बजट में निर्मला जी ने कहा कि बड़ी घोषणाएं हम नहीं करेंगे, अभी बड़ी घोषणाएं हो सकता है कि जब अगला बजट चुनाव के बाद लेकर आए तब करेंगे,
मुझे याद आता है अरुण जेटली जी का बजट, जब उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए कड़वी दवा हमें लेनी पड़ेगी। तो ये कड़वी दवा का सेशन कब तक चलता रहेगा? और वो कन्वर्ट भी हो रहा है वोट में, उसके बाद भी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं, तो इस बार भी क्या यही उम्मीद रहेगी और इस बार की कड़वी दवा भी काम कर जाएगी? देखिए, मुझे लगता नहीं कि आज तो कोई कड़वी दवा, मुझे लगता नहीं कि निर्मला सीतारमण ने लेकिन दी दवा है। जस की तस है, ना फायदा ना नुकसान। हाँ, बिल्कुल नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कोई बहुत कड़ी दवा नहीं दी जाएगी फाइनेंस मंत्री की तरफ से। लेकिन देखिए, अगर सुधार कुछ करना है, रिफॉर्म करना है, तो कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था, या अरुण जेटली ने भी कहा था कि भाई अगर पॉलिसी बनाना है तो उसके लेकर अगर कोई डिसिप्लिन करना है तो कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और उसमें सबको सहभागिता होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश में सुधार लाना है, देश को अगर 2047 का प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है कि विकसित भारत बनाना है, तो वो कड़े निर्णय लेना पड़ेंगे। अगर आज चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसने कड़े निर्णय लिए हैं इकोनॉमी के एंड पे, तभी आज वो इतना बड़ा इकोनॉमी बन पड़ा है। और अगर भारत सरकार ये मान रही है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि मेरे तीसरे काल में भारत तीसरी इकोनॉमी बढ़ेगा दुनिया की, और वो तीसरी इकोनॉमी बनना है, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने ही पड़ेंगे। और उसके लेके कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो उसमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर सबको सिर्फ मीठा मीठा कहते रहे और सब कोई कुछ भी करता रहे और सरकार सोचे कि नहीं किसी को तकलीफ होगी, इसका विरोध होगा, लोग क्या सोचेंगे और हम ये स्ट्रिक्ट निर्णय नहीं ले सकते, तो मुझे लग रहा है वो देश के हित में नहीं होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि आने वाला समय देश के लिए कितना ज़रूरी है और जो समय मिला है उसका कैसे इस्तेमाल करना है देश के लिए। तो वो सभी के लिए सोच रहे हैं, मुझे लगता है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी की कि सर्वाइकल कैंसर के लिए जो टीका का उन्होंने घोषणा की, मुझे लगता है एक बड़ी घोषणा है। उसमें बेटियों के लिए जो फ्री में उन्होंने घोषणा की है, मुझे लगता है कि उस दिशा में भी हेल्थ के दृष्टिकोण से भी उन्होंने सोचा। आयुष्मान योजना के बारे में आज जिक्र हुआ है। तो मुझे लगा कि सारे सेक्टर थोड़े सा कवर किए गए हैं आज। लेकिन निश्चित रूप से अंतरिम बजट था, तो कोई बहुत बड़ी घोषणा ऐसी नहीं की जा सकती थी कि जिसमें एक बड़ा वर्ग को शामिल हो सके। पूर्णकालीन बजट का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये तय है कि आने वाले बजट के अंदर भी कोई बड़ी कड़ी अगर दवाई की जरूरत होगी तो सरकार वहाँ देगी, और उसको देश की जनता को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर रिफॉर्म के अगर जाते हो और आप चाहते हो कि देश आगे बढ़े, एक शक्ति के रूप में बढ़े, विकसित भारत बने, तो मुझे लग रहा है इसके लिए सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, सबको उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये अहम बात आप कह रहे हैं रामकृपाल सर। जो बात आपने कही थी ना, मैं उसी से जोड़ रहा हूँ अपनी बात को। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्र की शुरुआत के लिए पहुंचे और अपना संबोधन जब उन्होंने मीडिया से बात की, तो राम राम से शुरुआत की उन्होंने। और आज जो बजट है, तो यानी कि आस्था और विकास दोनों का बैलेंस बनाकर चलने के मूड में है सरकार, और उसी के जरिए आगे बढ़ रही है। क्योंकि अभी तक तो कह रहे थे ना कि राम मंदिर बना, राम के नाम पर वोट मांगेंगे, यही आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन उन्होंने ये एक तरीके से बता दिया कि दोनों का बैलेंस रहेगा, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ज़रूरी हैं, उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। विपक्ष के जो भी तर्क हैं वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करेंगे। देखिए, जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ही मैं हमेशा कहता हूँ कि एक नाभि है और एक नाक है ना। कोई भी इंसान, उसके पेट की भी आवश्यकता है और वो अपनी आइडेंटिटी के लिए भी जीता है। तो ये जो मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि विपक्ष इस देश का एक गलती करता है कि मोदी जी जो काम बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विपक्ष उसको देख नहीं रहा है, लेकिन उसको वो स्वीकारता नहीं है। उसको ये लगता है कि ये सबसे नहीं, राम से जीत रहे हैं। मैंने हमेशा कहा, काम प्लस राम जैसे होता है ना, आपका मुख्य रूप से काम है। आज तो उन्होंने कह दिया कि हम 2024 की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, अब तक हमने जो काम किया है उसके ऊपर हम लड़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी एक बात हो रही थी, पहले उस पर मैं कह लूँ कि जैसे किसानों की बात मैं पहले कर लूँ। किसानों को ये होता है कि चौधरी चरण सिंह और नेहरू जी जब आज़ाद हुआ था देश, तो एक चीज़ पर मतभेद हुआ था। नेहरू जी के ऊपर रसियन, तो वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे। चौधरी चरण सिंह ने उनको ये समझाया, कहा था कि सैकड़ों सालों के बाद ये देश आज़ाद हुआ है, यहाँ एक टुकड़ा अगर जिसको मिला है किसान को, उसके साथ रहने दीजिए, वो मेहनत करेगा। चौधरी चरण सिंह कहते थे किसान को भिखारी मत बनाइए, उसको सड़क दीजिए और मंडी दीजिए, बाजार दीजिए, सड़क दीजिए, वो मेहनत करेगा, वो खुददार है, अपने हिसाब से चलेगा।
तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है पूरे देश में, वो चाहे जिस भी तरह से देखिए, जैसे अभी हो रहा था एम्प्लॉयमेंट की बात जी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल होता है कि अगर पूंजी कहीं लगेगी तभी तो रोजगार पैदा होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी जैसे 1 करोड़ मोदी ने कह दिया कि 1 करोड़ जो है हम घरों पर ये सोलर लाइटें लगाएंगे। अब आप सोचिए कि कितने लोगों को रोजगार, जितने हाईवेज बन रहे हैं, रोजगार का जैसे हम कहते ही मतलब हो जाता है कोई पैंट सूट पहन के बैठा और वो लैपटॉप पे चला गया अधिकारी, वही कर्मचारी है, बाकी हमें नहीं। ये जो हमारा दृष्टि है ना कि स्किल्ड लेबर इस देश में कभी माना नहीं जाता है कि जब तक वो सरकारी कहीं नौकरी ना करता हो तब तक वो बेरोजगार है। आप जाइए गांव-गांव में, आज की मैं हाथ बता रहा हूँ, स्किल्ड लेबर यहीं शहर में देख लीजिए आप, एक कारपेंटर को ढूंढिए कितना दिन लगता है, किसी को भी आप। तो ऐसा नहीं है, हाईवेज बन रहे हैं तो आप सोचिए कि उसमें कितने तरह की सीमेंट इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, लेबर है, मशीनें हैं, 2 करोड़ तमाम घर तरह का। बनेंगे तो वो भी तो सबको जोड़ेंगे अपने साथ। सीधी सीधी बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो रोजगार पैदा होंगे। और उसके लिए जो इतना एफडीआई आ रहा है, आज पूरा का पूरा नोएडा से लेकर के ये सब जो कुछ हो गया। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, इससे जुड़ा एक सवाल मैं लूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पूरे बजट को हम देखें रविंद्र जी, कोई कुछ ऐसी चीज़ थी जो मिसिंग थी, जो होना चाहिए था, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था, अगर थी तो क्या थी वो? जी, मैं मानता हूँ, देखिए हम लोग एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो है हमारे देश की जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें और अगर हम इस बात को इस तरह से लेके जनसंख्या हमारा जो नियंत्रण के लिए टैक्स कमेटी बनाने की बात हुई है, हालांकि अभी कमेटी बने के, हाँ आप अपनी बात नहीं, बट मैं इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी लेता हूँ कि अगर हमारे पास, देखिए जो जनसंख्या ऑलरेडी है उसको तो कम करना बहुत मुश्किल होता है, आगे की जनसंख्या कम रहे उसके लिए हम ध्यान दे सकते हैं। बट जो जनसंख्या अभी भी है, मैं कहता हूँ ये जनसंख्या से अगर हम मैक्सिमम लेवल पे टैक्स फैच कर पाएँ, वो कैसे कर पाएंगे? उसके लिए तरीका ये है कि हम टैक्स के रेट्स को जो मिनिमम हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वे में वो कम करें। अगर हम टैक्स रेट को कम करेंगे ना, तो लोग, आप समझिए कि आज अगर 2 गुने हुए हैं तो कल 4 गुने 8 गुने भी आपको दिख जाएंगे टैक्स पेयर, जो टैक्स की रिटर्न के दायरे में आना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आपको टैक्स रेट को कम करेंगे तो लोगों को बर्डन कम लगेगा और उनको लगेगा यार इतना कम टैक्स देने के बाद हम फ्री हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारे पास कि अगर हम उसी जनसंख्या के दृष्टिकोण से मास लेवल पे अपने टैक्स को रेट को कम करते हैं, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा जिससे हम कई तरह के और नए विकास क्षेत्र में काम कर सकते हैं, अपने कैपेक्स को और बढ़ा सकते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर सकते हैं, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सारी जो परेशानियां हैं वो भी कहीं ना कहीं दूर हो पाएंगी। तो मैं मानता हूँ कि जो हमारी जनसंख्या है उससे भी हम लोग अपने कहीं ना कहीं बेनिफिट ले सकते हैं। जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अश्विनी जी मुझे एक बात बताइए, मैंने शुरुआत में भी टैक्स को लेकर सवाल पूछा था, टैक्स स्लैब को लेकर, मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ। मिडिल क्लास, अगर हम टैक्स को देखें पिछले 10 साल में अगर देखें, मुझे लगता है करीब करीब 3 गुना टैक्स बढ़ गया, 3 गुना के आसपास। महंगाई भी उसी अनुपात में लगभग बढ़ी है, उस अनुपात में नहीं तो लेकिन बढ़ी है। अब जो मिडिल क्लास सैलरीड है, जो टैक्स दे रहा है, वो टैक्स भी ज़्यादा दे रहा है, वो महंगाई भी उतनी ही झेल रहा है, और इसीलिए वो बार बार सवाल भी उठाता है कि टैक्स सिर्फ हमसे क्यों। ये सॉल्व होने की कोशिश भविष्य में भी दिखेगी या सब ऐसे ही रहेगा? क्योंकि वो तो अभी वर्तमान में तो वो बहुत ज़्यादा संख्या है नहीं टैक्स पेयर्स की। मैं कह रहा हूँ बड़ी है अभी। क्या है कि रिटर्न भरने वालों की संख्या डबल से ज़्यादा हो गई। अगर आप 2014 से पहले टैक्स का वो देखते कि भाई 2.25 या 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना था। हाँ। आज 7 लाख रुपए तक की अगर आप ईयर भी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को मिला नहीं है, लोगों को मिला है। क्या है कि हमारी इनकम भी बढ़ी है। महंगाई तो पहले भी चर्चा हो गई कि महंगाई हमारे देश में है, लेकिन हम अगर अपने इर्द गिर्द के देशों को देख लें तो वहाँ क्या स्थिति है। वो मतलब आटा खरीदने के लिए मजबूर है पाकिस्तान जैसा है। हाँ जी, तो वो महंगाई और हमारे एक्सपेंस पैरिटी के हिसाब से भी हमारी स्थिति बहुत डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए हम उसको मत सोचें। और रविंद्र जी ने कहा, मेरा भी मानना वही है कि हम टैक्स को कम करें। ज़्यादा लोग उसके अंदर अगर वो टैक्स देते हैं तो मुझे लगता है कि भाई हमारा जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ सकता है। कलेक्शन भी बढ़ेगा, बोझ भी कम होगा ना। बोझ भी बढ़ेगा। और अगर एक और इशू है ऐसे ही कि भाई अभी जिस प्रकार के 2000 के नोट सरकार ने कहा या रिजर्व बैंक ने कहा वो बंद किए, उनका सोच था कि वो जो सब
डंप हुआ कैश है वो सिस्टम में आ गया, बैंकों में आ गया, बैंकों को अच्छा फंड मिल गया। ऐसे ही अगर अभी बैंकों में हालांकि एनपीए पहले से कम हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी एनपीए है, और जिनके एनपीए हैं वो उसको दे नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है कि उनके पास अकाउंट फॉर मनी नहीं है। ऐसा तो है, ऐसे बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास पैसा है लेकिन सिस्टम में नहीं है, अकाउंट में नहीं है। हाँ। अगर सरकार कोई ऐसी एक इनोवेटिव स्कीम लाती है कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट उसको टैक्स पे करो और वो जो पैसा है आप उससे एनपीए क्लियर करो, तो आपका एनपीए भी क्लियर होगा, आपको इनकम टैक्स में पैसा भी आ जाएगा, और वो पैसा जो है वो अनअकाउंटेड पड़ा हुआ है जी, और वो भी सिस्टम में आ जाएगा। तो मतलब एक काम से जो है 3 तरीका का फायदा हो सकता है, लेकिन वही है कि वो एक बहुत बड़ा ये अहम बात फैसला कह रहे हो, है। और ये बड़ा फैसला है, और मुझे लगता है कि ये फैसला हो भी जाएगा तो बहुत से लोग सोचेंगे। समीर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ उसमें। जिस इंक्लूसिव इंटरडिपेंडेंसी की बात कर रहे थे रामकृपाल सर, वो जनता को कैसे समझाएंगे? क्योंकि जैसे मैं भी, मेरे जैसे लोग भी अभी ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे क्या मिला, या तमाम लोग, आज भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि टैक्स में कुछ बदलाव नहीं दिखा, कोई बदलाव नहीं, उम्मीद थी कि होगा कुछ लेकिन हुआ नहीं। तो ये समझाना भी तो पड़ेगा ना आपको। नहीं, मुझे लगता है कि इसके 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। कोई टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, सरकार ने अंतरिम बजट में नहीं किया। मुझे लगता है जब पूर्णकालीन बजट आएगा ना, सरकार विस्तृत बजट आएगा, वो पूरा साल का बजट होगा, तो उसमें जरूर टैक्स रिफॉर्म होंगे, कई नई योजनाएं होंगी, कई नई रियायतें मिलेंगी, कुछ नए और चीज़ें सरकार जोड़ सकती है। मेरा तो ये कहना है कि सरकार को वेल टैक्स लागू करना चाहिए। देखिए, विकसित देशों के अंदर वेल टैक्स लगता है, भारत में 2015 में से बंद कर दिया गया। वेल्थ बढ़ रही है लेकिन वेल्थ पर कोई टैक्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि सरकार को एक वेल टैक्स वापस शुरू करना चाहिए इनकम बढ़ाने के हिसाब से। दूसरा, इनकम टैक्स को लेकर देखते हैं कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन इनकम टैक्स तो 2.5 करोड़ लोग ही भर रहे हैं। और जीएसटी में जो कलेक्शन आया, अभी फॉक्समैन की रिपोर्ट भी आई है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है 2022 का, उसका 50% जो आया है वो गरीब लोग, मतलब मध्यम वर्गीय लोगों और लोअर मध्यम वर्गीय को 50% कंट्रीब्यूट किया है। जो सुपर रिच है उसके 10% में से सिर्फ 3% लोगों ने जीएसटी कंट्रीब्यूशन है। तो मुझे लग रहा है सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जीएसटी, और आम आदमी अगर जो इनकम करता है उसका 35% तो टैक्स में चला जाता है बेसिकली। तो ये भी देखना चाहिए कि कैसे आप टैक्स टेरर जिसे बोलते हैं कि भाई आप वसूल कर रहे हो। आप जरूर एक देश एक टैक्स लेकर आए थे, लेकिन आज मध्यम वर्गीय को देखोगे या एक सर्विस क्लास आदमी को देखोगे तो उसको टैक्स में पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी सरकार को विचार करना चाहिए कि कैसे उसको राहत दी जा सकती है टैक्स को लेके, इसमें भी सरकार को विचार करना चाहिए। ये बात आप करें। रामकृपाल सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा, आप अपनी बात भी जोड़ दीजिएगा। ये जो बदलाव करने की कोशिश हो रही है और जिस तरह की राजनीति हम देखते आए हैं, चुनौती दिख रही है? देखिए, मैं आज के बजट मतलब जो आया है इसके संदर्भ में कहूँ तो ये चुनौती है, ये चुनौती एक बहुत अच्छी चुनौती है। यानी एक, जैसे आप कहते हैं ना कि उसने इस चीज़ को दांव पे लगा दिया है, एक अच्छी शुरुआत हो रही है। अगर चुनाव नीतियों और काम पर लड़े जाएं तो इससे बढ़िया लोकतंत्र के लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। गड़बड़ी तो तब है जब हम कुछ फ्री भी लेके जाते हैं कि तुमको दे देंगे, कल देखा जाएगा। तो सारा गड़बड़ी इसीलिए है, राज्य सरकारें कर्ज के से क्यों दबी हुई हैं? आपके पास आय है नहीं और आपने खर्च का इतना ब्यौरा दे दिया, अब वो उसको करेंगे क्योंकि वोट लेना था आपको। और इसमें हमेशा होता है, फ्रीबीज तब दी जाती हैं कि यार 5 साल हम रह लें, बाद में देखा जाएगा, फिर कुछ ऐसा लेके आ जाएंगे। नतीजा सारे राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। आपको याद होगा कि एक ज़माने में सारे बिजली जितने भी थे, ये बिजली जो कॉरपोरेशन होते हैं राज्य सरकारों के, सब बुरी तरह से डूबे हुए। उत्तर प्रदेश में तो एक बार ये हालत थी कि बिजली अतिरिक्त थी, सरकार के पास पैसा नहीं था कि उसको लेकर के अपने लोगों को बांटे। 12-12 घंटे की कटौती होती थी, याद होगा आपको। ब्यूरोक्रेट्स, केंद्र सरकार कहती थी कि हमारे पास इफरात बिजली है, आप पैसा दो, पैसे नहीं था, आपने फ्री भी दे दी। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी देश के लिए, किसी भी लोकतंत्र के मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कामों और अपनी नीतियों, जो भी आपकी नीतियां हैं, उसको लेके जाएं। और अगर कोई भी सरकार कोई फ्री भी करती है तो वो एक अपना बजट बताए, इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा और जो आप कह रहे हैं वो रेवेन्यू कहाँ जाएगी। भैया, आमदनी और खर्च का ब्यौरा आप दीजिए। तो ये एक चीज़ मैं ये कह रहा था। दूसरी बात, जो अभी इसकी आपने जो
मुझे भूल गया मैं किस चीज़ पर आ रहा कि था। कैसे चुनौती होगी ये? कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है? देखिए मैं कह रहा हूँ कि चुनौती, कोई भी इलेक्शन हमेशा चुनौती होता है। मैं कह रहा हूँ, मैं पार्टीज के लिए चुनौती से चिंतित नहीं हूँ, समाज के लिए चुनौती से। समाज के लिए एक बहुत अच्छा मोदी ने एक मैसेज दिया है कि तुमको क्या चुनना है। हाँ। तुम सामूहिक विकास में भरोसा रखते हो, राष्ट्र के विकास में भरोसा रखते हो, या जो कह रहे थे दो चीज़ के खिलाफ उन्होंने 15 अगस्त को कहा था कि मैं करप्शन और परिवारवाद के खिलाफ हूँ। और हमेशा मोदी का ये था राष्ट्र पहले है, पार्टी बाद में है, समाज है, बल्कि राष्ट्र है, फिर समाज है, फिर आम आदमी है, और सबसे नीचे पार्टी होती है। तो सवाल इस बात का है कि अगर इस, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। बीजेपी विपक्ष की जो फ्रीबीज थी उसमें फिसलने के बजाय राज्य के चुनाव में मैं देख रहा था कहीं कहीं बीजेपी फिसलती नजर आई। लेकिन अब मोदी जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उन्होंने देश के युवा के सामने फेंका है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब तक जैसे मैंने काम किया है, विपक्ष 2024 के बारे में सोच रहा है, मोदी जी 24 साल आगे की बात कर रहे हैं, 2047 की बात वो कर रहे हैं। मैंने हमेशा ही कहा दोनों के विज़न का फ़र्क है कि आप 24 के बारे में सोचते रहो, मैं 24 साल आगे की बात कर रहा हूँ। जनता को 24 साल आगे की तरफ देखने वाला नेता चाहिए या 2024 को सिर्फ देखने वाला नेता चाहिए, इसमें चुनाव है। ये अब फैसला जनता को ही करना है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, आम अंतरिम बजट था मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट था और बहुत महत्वपूर्ण था, सबकी नज़रें लगी हुई थी। लेकिन उस बजट के मायने क्या हैं, तमाम जानकारों ने, मार्केट एक्सपर्ट्स ने और अर्थशास्त्रियों ने आपको बताया कि क्या उसके मायने हो सकते हैं, राजनीतिक चुनौतियाँ क्या है और क्या सोचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस तरह का बजट दिया है, वो भी हमारे तमाम खास मेहमानों ने आपको बताया है। अब आप भी अवलोकन कीजिए इस बजट का और क्या आपको ठीक लग रहा है, अमरउजाला.com पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।